स्वागत है आपका और शुरुआत कच्चे तेल के साथ करेंगे जहां पर अच्छी खासी उठापटक हमने यहां पर बनते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते कच्चे तेल में 8% की गिरावट थी, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत यहां पर 4.5% की तेजी के साथ हुई है। जो वीकेंड में हमने पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में कंसर्न्स आते हुए देखी हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका सीधा असर यहां पर सेंटिमेंट के तौर पर हमने बाजार में आता हुआ देखा है। हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं। कुणाल, सबसे पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जिस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है, यहां से अब क्या सेंस आती हुई नजर आ रही है? क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल रीजंस आ गए हैं, अभी एक्चुअल प्रोडक्शन का कोई डिस्ट्रप्शन हुआ नहीं है। ना फिलहाल सऊदी, ना फिलहाल ईरान, कोई भी मेजर मिडिल ईस्ट के पावर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सो मेरी राय में क्रूड ऑयल में मौजूदा स्तरों से आपको ये जो तेजी का रुख है वो बरकरार देखने मिलेगा। सो तेजी कंटिन्यू रहेगी और 7300 तक के टारगेट एमसीएक्स पे दिख रहा है। कुणाल, क्लियरली हमने 85 तक यहां पर करेक्शन आते हुए देखा है, ऑलमोस्ट 96 छूने के बाद, और अब 88 के आसपास के फिर से स्तर देखने को मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल के हिसाब से कितना प्रीमियम और एज ऑफ नाउ प्राइसेस में आ सकता है? क्योंकि जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, डिमांड सप्लाई में तो एज ऑफ नाउ कोई चेंज नहीं है। प्राइस मूवमेंट जिस तरह की वॉल्टिलिटी हमने पिछले 2 महीने में आते हुए देखी है, बेसिकली स्टेटमेंट्स की वजह से और सप्लाई कंसर्न्स की वजह से है। जी हाँ, ये फियर फियर प्रीमियम है जो ऑयल में बिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज एज ऑफ नाउ ये जो क्राइसिस है, इट्स इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में है। नाउ अगर दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, देन इट कैन बिकम अ फुल फ्लेजेड क्राइसिस। सो जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, ये दोनों कोई भी साइड को सपोर्ट करते हुए इन्वॉल्व होते हैं, देन दिस कैन एक्चुअली बी अ बिग क्राइसिस। सो एज ऑफ नाउ दिस इज अ वेरी बिग अटैक एंड पूरा रीजन के लिए एक थ्रेट है मिडिल ईस्ट के लिए। दैट जो पहले एक तो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उसके चलते हुए हमने जियोपॉलिटिकल क्रूड में $10 का प्रीमियम बनते हुए देखा था, और ये अभी नया मिडिल ईस्ट इटसेल्फ में ही एक क्राइसिस स्टार्ट हो गई है। सो ऑयल आई थिंक इज मूविंग अप 92 ब्रेंट कंजर्वेटिवली लग रहा है, और WTI भी मौजूदा स्तरों से और $5-6 बढ़ने के लिए लग रहा है। जतिन, आपकी क्या सेंस है? आपको भी लगता है कि कच्चे तेल में यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है? और जो काफी सारी रिपोर्ट्स थी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की कि हम 90s में यहाँ पर ये साल खत्म होता हुआ देखेंगे, वो अभी भी यहाँ पर स्थित है? या डेफिनेटली, इनफैक्ट 97 से जो करेक्शन आया था, एक डिसाइसिव करेक्शन हमने देखा था पिछले 2 हफ्ते में, और वहां पर ये जो करेक्शन जो था, और ऑटोमेटिकली ये जो ईज आउट, अभी जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो बहुत हेडरूम बढ़ जाती है। अगर हम यही लेवल्स पे, अगर बहुत हायर लेवल्स पे ही होते और ये न्यूज फ्लैश होती, तो डेफिनेटली शायद इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता। लेकिन ऑलरेडी जो मार्केट 2 हफ्ते से डिस्काउंट कर चुका है प्राइसेस को, तो यहाँ से भी हेडरूम जो है और ज्यादा बढ़ गया है। अराउंड $94-95 तक का जो लेवल है वो ब्रेंट के लिए इजीली ओपन अप है, और 91-92 तो उसके सामने WTI आ ही जाएगा। लेकिन आगे चल के वो क्या होने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फोकस जो है वो ड्रिवन होगा न्यूज बेस के ऊपर, और जिस तरह से डेवलपमेंट होती है उस तरह से। लेवल स्पेसिफिकली स्पीकिंग, जब तक ब्रेंट जो है वो 85 के नीचे अब नहीं जाता है, तब तक इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन जो है वो देखने के लिए आइडियाज बनाने चाहिए। माइनर डिप्स पे थोड़ा बहुत बाइंग कर लेना चाहिए, और जो भी पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो उसको भी होल्ड कीजिए। M6 पर अगर इसका मैं कन्वर्जन देखूं तो अराउंड 6900 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन लग रहा है मुझे अभी M6 पर, और हायर साइड में 7450 7500 के लक्ष्य के हिसाब से सेम इन लाइन विद WTI एंड ब्रेंट पोजीशंस जो है वो कैरी करके होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगी तो आपका ये पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक फेवर में ही रहना चाहिए। जी मनीष। क्लियर, एब्सोल्युटली इन फ्लेवर यहाँ पर, और लोगों ने यहाँ पर ऑफकोर्स मुनाफा वसूली जरूर करी है। हम बोलते रहे हैं कि हेज फंड्स यहाँ पर नेट लॉन्ग्स रहे हैं जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात है, और वो अच्छी खासी $10 की मुनाफा वसूली के बाद भावों में फिर से यहाँ पर चढ़त देखने को मिली है। कुणाल, नेचुरल गैस के प्राइसेस आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। हीटिंग ऑयल में हमने पिछले हफ्ते यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी थी। ओवरऑल एनर्जी सेक्टर के अब यहाँ पर क्या हाल है? See, natural gas, apart from whatever is going on in Middle East, it is bullish. So there's a big spread between European gas and US gas, और आगे जाके ये स्प्रेड कम होने वाला है। और ये अगर गैस का स्प्रेड कम होता है तो ऑटोमेटिकली यूएस के नेचुरल गैस के प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। सो मैं बहुत ही बुलिश हूँ नेचुरल गैस पे फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड आई एम ऑफ द वेरी फर्म व्यू दैट नेचुरल गैस प्राइसेस हैव मोर रूम टू गो अप। LNG फैसिलिटी के डे बाय डे यूएस का LNG फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। सो नए नए बायर्स को यूएस नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाला है।
सो यूएस ये जो कॉन्ट्रैक्ट M6 पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज यूएस हेनरी हब नेचुरल गैस, तो इसका आउटलुक ब्राइट लग रहा है। और बाय इट डिप्स ओवरऑल इसमें टारगेट 300-310 के टारगेट भी आप रख सकते हैं। यानी कि यहाँ से भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। 310 तक के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। क्रॉस एनर्जी पैक यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, आप देख सकते हैं। नेचुरल गैस में भी करीब करीब 4% की बढ़त के साथ कारोबार। लेकिन जो इजराइल और पैलेस्टीन की हाल है उसमें सिर्फ कच्चा तेल और एनर्जी बास्केट नहीं, सोने चांदी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जतिन, अगर गोल्ड एंड सिल्वर को यहाँ पर देखा जाए, जहां पर फ्राइडे को बढ़त थी, आज की शुरुआत भी यहाँ पर तेजी के साथ हुई है, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेंड्स? मनीषा जी, जैसे मैंने क्रूड के बारे में बताया कि 2 हफ्ते से जो सेल ऑफ चल रहा था, सेम इनलाइन गोल्ड सिल्वर भी वही रहा है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स एस्केलेटेड था, तो गोल्ड सिल्वर भी निचले स्तरों पे अवेलेबल थे थर्सडे फ्राइडे के दिन हमने एक अच्छी खासी उसके अंदर रिबाउंड भी देखी है। तो गोल्ड जो है हमेशा इंडिकेट कर देता है कि रिवर्सल जो आने वाला है, सबसे पहले उसके अंदर इंडिकेशन आ जाता है। तो गोल्ड के अंदर अच्छा खासा इंडिकेशन था। फ्राइडे के दिन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली थी, उसके अंदर टेक्निकली भी एक अच्छे लेवल पे था। अब यहाँ से बाउंस बैक जो मुझे लग रहा है और कंटिन्यूड रहना चाहिए, और स्पॉट में भी जिस तरह से 1850 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और इसके ऊपर जितना जितना ट्रेड करते जाएगा उतना ही पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथ बिल्टअप होते जाएगा स्पॉट के अंदर भी। तो 1835 से लेके 1840 अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है आज के दिन, और अगले 1 से 2 दिनों के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लेवल्स जो है वो स्ट्रांगली होल्ड करेगा। इंटरनेशनल स्पॉट के रेट्स जो है वो 1830 पे 1840, और हायर साइड में 1860-65 के लेवल्स आपको देखने मिलना चाहिए। सेम उसके M6 पर देखें तो रिफ्लेक्शन जो है वो हायर साइड में पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। हालांकि रुपया जो है वो ज्यादा अभी तक कमजोर हुआ नहीं है, इसके लिए गोल्ड इनलाइन है MCX गोल्ड, कॉमेक्स गोल्ड के साथ में। लेकिन जैसे जैसे रुपए में भी अगर देखो गिरावट होनी शुरू होती है, अगर वॉल एस्केलेशंस जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट नहीं होते हैं और बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली रुपया जो है वो भी रिएक्शन देगा नेगेटिव साइड पर। और हायर साइड में मुझे लग रहा है 58,000 के टुवर्ड्स हम जल्दी पहुंचना शुरू करेंगे गोल्ड MCX पर भी। सो पोजीशंस जो है होल्ड कीजिए। फ्रेश पोजीशंस भी जो है माइनर डिप जो भी मिल जाती है वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बना लेनी चाहिए अगर किसी की भी नहीं है तो, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट ही है। ब्रॉडली ट्रेंड वैसे भी पॉजिटिव ही था। पिछले 10 दिनों में जो भी सेल ऑफ आया था, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और जब ड्रिफ्ट हो भी रहा था नीचे, तब भी हम यही कह रहे थे कि टेम्परेरी पुल बैक है ये, आगे चलते हुए फिर से आपको ये आगे चलते हुए दिखने मिलेगा हायर साइड पे। रीजन पता नहीं था ये होने वाला है, और चाहते भी नहीं थे कि ये रीजन बने फिर से गोल्ड को ऊपर लेके जाने के लिए, बट क्योंकि अब ये रीजन आ चुका है जियोपॉलिटिकल टेंशन का, तो जब तक ये ईज आउट नहीं होगा तब तक ये फेवरेबल कमोडिटी ही रहेगी, और एसेट भी ये फेवरेबल ही रहेगा गोल्ड का बाइंग के लिए। बात यहाँ पर अब कोठारी जी से भी कर लेते हैं, जो कि रिद्धि सिद्धि बुलंद से पीक से कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पृथ्वीराज जी, आप कैसे देखते हैं सोने को? अच्छी खासी मुनाफा वसूली के बाद एक बहुत बड़ा जंप यहाँ पर फिर से देखने को मिला है, ऑफ कोर्स सेफ हेवन की खरीदारी के लिहाज से, लेकिन आप कहेंगे जो नियर टर्म करेक्शन थी वो अब यहाँ पर पूरी हो चुकी है? देखिए, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, अंडर 20 RSI था, तो मुझे लग ही रहा था कि करेक्शन आना चाहिए। जैसे क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा करेक्शन आया था। अभी भी जो वॉर प्रीमियम है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन प्रीमियम है, वो अभी तक आना बाकी है। व्हेन द न्यूयॉर्क मार्केट ओपन, उसके बाद में पता चलता है कि वॉर का क्या इफेक्ट आएगा। बट ओवरऑल चाइना मार्केट भी अब ओपन हो गई है, तो फिजिकल डिमांड भी इंडिया में, मैंने जैसे लास्ट वीक भी कहा था कि फिजिकल डिमांड इंडिया में काफी भयंकर थी। जो ये प्राइस अब बिलो 57,000 आ गया था, उसमें प्राइस काफी मार्केट, मतलब मुझे लगता है कि 7 दिनों में इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 50 to 60 टन परचेज किया होगा। इंपोर्ट भी काफी था, सिल्वर गोल्ड दोनों में। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अब डाउन साइड हो गया है कि 1800 अगर 10 स्पॉट में नहीं ब्रेक होता है तो 1875 ऊपर में वीक में आ सकता है। और अगर वॉर प्रीमियम हो गया और ज्यादा हानि हो गई तो मुझे लगता है $1,900 भी क्रॉस करेगा, क्योंकि पैनिक बाइंग भी आएगी और शॉर्ट सेलिंग जो किया हुआ है उनकी भी बाइंग आएगी। कोठारी जी, आज तो यूएस मार्केट्स भी बंद हैं कोलंबस डे के हिसाब से, तो आपको लगता है कि वॉल्यूम्स कम रहेंगी, एग्जैजरेटेड मूव्स हैं, या फिर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के दिन के हिसाब से? देखिए, न्यूयॉर्क मार्केट अगर क्लोज है तो फिर वो कल पे जाएगा, और मुझे लगता है कि फिक्सिंग के टाइम पे क्या पोजीशन रहती है, लर्निंग फिक्सिंग जब आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि बाइंग का कि सेलिंग ज्यादा प्रेशर है। अब लास्ट वीक आपने देखा होगा तो सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था स्पॉट के अंदर, और हर प्राइस के ऊपर ज्यादा बढ़ते जा रहा था वॉल्यूम भी। तो मुझे लगता है कि जैसे चाइना मार्केट ओपन होगा और जैसे यूएस मार्केट कल ओपन होगा, तो अब आगे वॉर में क्या है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो प्राइस फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहेंगे, और ऑयल प्राइसेज लगता है कि $100 के प्लस हो जाएंगे, तो उसका भी इफेक्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड मार्केट पहले ऊपर की तरफ काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि अगर
प्रेशर टेंशन ज्यादा हो गया तो ये प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। खरीदारी भारतीय बाजारों में कोठारी जी कैसी रही है? क्योंकि क्या लोगों ने निचले स्तरों का यहाँ पर फायदा उठाया है, या फिर आपको लगता है कि अब यहाँ पर बाजार में हम वो फुटफॉल्स आता हुआ देखेंगे? देखिए, जो प्राइस फॉल हुआ था पूरा वीक आपने देखा होगा कि नीचे जाके $1830 नीचे दिसंबर गोल्ड ब्रेक होके फिर वापस मूव करता था। जो फिजिकल, मैंने पहले भी कहा था, फिजिकल बाइंग काफी प्राइस पर सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन मार्केट ने पूरा उसको सपोर्ट किया और उसका पूरा भरपूर बेनिफिट भी उठाया। काफी लोगों ने बाइंग की है, बड़े हाउसेज लोगों ने बाय की, रिटेलर ने भी बाइंग की और काफी टाइम के बाद में प्राइस 57,000 के नीचे आया। तो ये बेस्ट बाइंग लेवल भी था और लोगों ने भरपूर बाइंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, 50 से 60 टन की बाइंग हमारी ये वीक में इंडियन मार्केट की हुई होगी। इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगस्त के इंपोर्ट्स तो यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड हुए हैं। सितंबर के क्या नंबर्स हैं? अक्टूबर आपको कैसा लगता है? मुझे अक्टूबर का फिगर मुझे लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में 125 टन के बीच में रहेगा। कोठारी जी, जिस तरह की बातें हमारी चांदी के इंपोर्टर्स के साथ भी हुई हैं, उनका मानना है कि चांदी सडनली बहुत ज्यादा डिमांड में है, प्रीमियम में चल रही है, बाय एयर चांदी मंगाई जा रही है। इस पर अगर कुछ खुलासा कर सकें। देखिए, सिल्वर आपने देखा होगा कि उसका मूव भी फास्ट होता है और डाउनफॉल भी फास्ट होता है। तो चांदी जो 66,000 के आसपास आ गई थी, तो मुझे लगता है चांदी के अंदर, और सीजन भी अब स्टार्ट हो रहा है और राइट टाइम पे राइट प्राइस पे है, तो लोगों ने भरपूर बाइंग की है। इंपोर्ट नो डाउट हम लोग बाय एयर ही मंगा रहे हैं, बिकॉज आने में अगर शिप में मंगाते तो 15 to 20 डेज लग जाता है, जिसमें प्राइस मूवमेंट काफी आ जाता है। और लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था कि 1 साल तक चांदी यहाँ पे पड़ी रही थी। तो अब वो रिस्क हम लोग नहीं ले रहे हैं और हम लोग चांदी को बाय एयर ही मंगा रहे हैं। थोड़ी महंगी पड़ती है बट सेफर साइड हम लोग रहते हैं और बैंकों को भी सेफर रहता है, नहीं तो उनको काफी इंटरेस्ट की मार पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो कोठारी जी, अगर बाय एयर चांदी इंडियन मार्केट्स में मंगाई जा रही है तो कितना प्रीमियम फिर उसमें ऐड हो जाता है? एज ऑफ नाउ कितना प्रीमियम चल रहा है? देखिए, अगर बाय आप सी मंगाते हो तो 7 to 8 सेंट्स होता है और बाय एयर मंगाते हो तो 18 से 20 सेंट होता है। तो उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन होता है और प्लस कस्टम्स ड्यूटी का जो डिफरेंस होता है। जैसे अभी आज मैं इंपोर्ट करता हूँ बाय सी और आते आते कस्टम ड्यूटी चेंज हो जाती है, तो मैं उसको फॉरवर्ड भी सेल नहीं कर सकता हूँ। करेक्ट। तो इस हिसाब से बाय एयर मंगाते हैं, जो कस्टम्स ड्यूटी अप एंड डाउन, जैसे अभी प्राइस डाउन है तो कस्टम ड्यूटी लोअर रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में इंपोर्ट हम लोग करते हैं और उसको फिर इसमें स्टोर करके रख देते हैं। फेयर पॉइंट दैट, यानी कि अच्छी खासी मांग भारतीय बाजारों में है, रन अप बाइंग भी है और इसके साथ साथ जिस तरह की सेफ इवेंट खरीदारी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आती हुई नजर आई है, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा है। तो ये तो बात हुई प्रेशियस मेटल्स की, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने साथ यहाँ पर जोड़ेंगे एनएसई से हमारे साथ मिस्टर रामकृष्ण कृष्णन जुड़ेंगे, जो बात करेंगे कि यहाँ पर कच्चे तेल के जो आज हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स एनएसई पे लॉन्च करते हुए देखे हैं, उनके पीछे का विजन। जल्द लौटते हैं। आपका स्वागत है। क्रूड ऑयल प्राइसेस आज यहां पर हेडलाइंस हैं, लेकिन साथ ही साथ सेबी की मंजूरी के बाद एनएसई पर आज WTI क्रूड और नेचुरल गैस के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च हो गए हैं। हालांकि पहले बात ये थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट 16 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले थे, लेकिन ये आज ही प्रीपॉन होकर लॉन्च हुए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन हैं। मिस्टर कृष्णन, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए CNBC आवाज पर और मेनी कंग्रेचुलेशंस एज वेल। हम जानते हैं कि ये काफी यूनिक कॉन्ट्रैक्ट है WTI के साथ, ये लिंक्ड इन है, वीव्ड इन है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्रीपोन करने के पीछे क्या रीजन था और किस तरह के लिंकेजेस हैं WTI के साथ? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं ये मौका देने के लिए। प्रीपोन करने का या एडवांस करने का रीजन यही है कि शुरुआत में 1-2 हफ्ते जो होते हैं, हमेशा ये थोड़ा सबको एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पे काफी मेंबर्स ऑलरेडी ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमने 15 मई को, आपको याद होगा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे WTI क्रूड और नेचुरल गैस में। तो टोटल 185 मेंबर हमारे एक्टिव हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर्स में, और हमको उम्मीद है कि ये ऑप्शंस में भी चालू हो जाएंगे। पर आप पूरा देखने जाएंगे तो 300 के ऊपर मेंबर्स हैं और कई सारे ऑप्शंस के लॉन्च के लिए वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा जितना जल्दी हो सकता है लॉन्च करना चाहिए, ताकि सबको एक थोड़ा टाइम मिल जाए चालू करने के लिए। और जनरली ये नवरात्रि से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स के लिए।
मिस्टर कृष्णन, व्हाट अ डे टू लॉन्च, बिकॉज आज जिस तरह से हमने एक सेफ हेवन नी जर्क रिएक्शन क्रूड ऑयल प्राइसेस में आता हुआ देखा है, आई एम अज्यूमिंग काफी सारे लोग इसका फायदा भी उठाना चाहते होंगे, तो किस तरह का पार्टिसिपेशन इनिशियल कपल ऑफ आवर्स में आपने आता हुआ देखा है? नहीं, अभी तो फिलहाल जस्ट चालू हुआ है हमारा। 2 टू-वे कोट्स तो मिल रहे हैं बहुत क्रूड और नेचुरल गैस में। हमको लॉन्च करने के पीछे ये मोटिवेशन था कि हम एक ही एक्सचेंज होंगे भारत में जहां पे WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं तीनों मिल जाएंगे मेंबर्स को। वो ही अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और आज जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जहां की एक अनएक्सपेक्टेड वीकेंड डेवलपमेंट हो गया, तो वो कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमको लगता है कि ये शायद सही निर्णय था। और सबका ब्लेसिंग्स और गुड विशेस हैं हमारे साथ में। एब्सोल्युटली। मिस्टर कृष्णन, एक और एक्सचेंज में भी हमने देखा है कि एनर्जी एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ सेगमेंट काफी पॉजिटिव जाता हुआ, तो NSE में कितना डिफरेंट है? क्या आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आते हुए देखते हैं? किस तरह से आप इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अपने आप को प्लेस करेंगे? देखिए, हम कम्पीट तो नहीं करते हैं किसी से और हम ऐसा सोचते भी नहीं है, पर अपने नजरिए से हम जो देखते हैं वो ऐसा है कि हमारे पास 30 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स ऑलरेडी लाइव हैं, ट्रेड करते हुए आ रहे हैं 15 मई से, और कुछ 20 से ज्यादा एल्गो मेंबर्स भी अपने एक्टिव हैं जो मतलब चालू करने ही वाले हैं। और अपने पास जो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस मिल गया है, जिसमें हमने 200 से ऊपर नॉलेज सेशंस करवाए थे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए और जानकारी बढ़ाने के लिए। और अपने DMA भी एक्टिव है अपने पास, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों को हम अलो करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हमारे पास हम एक ही एक्सचेंज हैं जिसके पास तीनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस। और ऐसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में ये तीनों में भी उसके मतलब ब्रेंट और WTI के बीच में भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मेंबर्स को, और अक्रॉस एक्सचेंजेस भी मिल सकता है। तो ये काफी अच्छा मोमेंट है भारत के लिए और पूरा मार्केट के लिए कि ये हमने NSE ने फाइनली लॉन्च किया है। मिस्टर कृष्णन, बहुत साल डेकेड्स के बाद इक्विटीज में रहने के बाद, हाउ डज इट फील टू बी इन कमोडिटीज? No, it feels very good. We are the smaller boys here, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार हैं और हम अपना मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ उतर रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, हमको मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा। और जिस हिसाब से हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग देखा है ओवर द लास्ट 2+ डेकेड्स, वैसा ही रिसेप्शन कमोडिटीज में भी हमको मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है हमारे माइंड में। मिस्टर कृष्णन, अब जब हम यहाँ पर कमोडिटीज की बात कर ही रहे हैं, तो NSE का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और अदर कमोडिटी पोर्टफोलियो है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, अभी आप कमोडिटीज में हमारा प्लस पॉइंट का आप पूछेंगे तो मैं एक ही बोलूंगा कि गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो MCX के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वो हमारे पास भी हैं। और सिल्वर में आप अगर देखेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स NSE के पास हैं। और बेस मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल और लेड, ये 5 बेस मेटल्स का आप जहां तक देखेंगे वो भी हमारे पास सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का अप्रूवल है लगभग, और हमको सिर्फ लॉन्च करना बाकी है। तो एक तरफ से हम एक वायबल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाएंगे मार्केट के लिए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि हमको मार्केट को एक और ऑप्शन देना भी बहुत जरूरी है, और जिससे कि जैसे आपने बताया आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी पॉसिबल हो जाएंगे। और खास करके जिसको एफिशिएंसी चाहिए और जो ऑलरेडी इक्विटी डेरिवेटिव्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते आ रहे हैं, उनको ज्यादा एफिशिएंसी मिल जाएगा कैपिटल डिप्लॉयमेंट में। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, उनको स्टेबल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पसंद है, जहां पे बहुत बड़ा सेटलमेंट गारंटी फंड हो।
हमारा एनएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आप देखेंगे तो AAA रेटेड है और बहुत बड़ा सेटलमेंट गारंटी फंड भी है हमारे पास। तो ये सब पॉइंट्स जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को और मेंबर्स को काफी मायने रखते हैं और इसलिए हमको लगता है कि हम अच्छा करेंगे ये सेगमेंट में भी। क्लियरली दैट। मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर बात करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस उस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च के लिए एंड वी रियली होप कि आपसे बार बार वहाँ पर बात होगी और बेहतर यहाँ पर पार्टिसिपेशन एंड मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल के पास चलते हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं अब जब एक और एक्सचेंज है हमारे पास और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी हैं, सो एज अ पार्टिसिपेंट आप कैसे देखते हैं इस लॉन्च को? I think it is very positive for the market. We have another place where we can trade. We can capitalize on the arbitrage opportunity between two exchange. And like we heard it, it's good to have, it's very healthy to have a good two exchanges, three exchanges in the ecosystem. So we really wish NSE very well or all the best. So we do participate on NSE and we wish them all the best in their future operations. ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कुणाल आपका भी साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से न्यूज़ व्यूज आते हुए कि एक और एक्सचेंज जो लॉन्चेस लेके आ रहा है वो मार्केट इकोसिस्टम के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छा है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर निकलती हुई नजर आएंगी जो ऑफ कोर्स यहाँ पर बाजार का फायदा ही करेंगी। लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।